हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपका लेवल फर्स्ट यानी आप ऐसे कह सकते हैं प्राइमरी का स्टेट का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। इसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। जो आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, क्योंकि ये आपकी पात्रता ही मानी जाती है इसमें। और जैसे जेबीटी का पेपर होगा आपका 28 सितंबर को, तो आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस भी सेम दे दिया है इन्होंने। जैसे कि आपके ये 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आते थे सीटीपी के, यानी जो आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। 30 नंबर की भाषा के रूप में हिंदी लेंगे, यानी इसमें फिक्स है आपको हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 इंग्लिश के। 30 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। बाकी जो मात्रात्मक योग्यता है यानी मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो और फिर इसके बाद है गणित है 30 नंबर का और 30 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 150 हो जाते थे। लेकिन जो आपके जेबीटी है ना, जेबीटी का जो प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर अब होगा वो इस आधार पर होगा, यानी यहाँ पर सभी के हैं क्वेश्चन भी कम कर दिए हैं। जैसे सीडीपी है उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हिंदी है वहाँ पर 15 पूछ रहे थे, यहाँ पर 10 पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 10। इसी प्रकार हरियाणा जी के और उसी करंट अफेयर से वहाँ पर पूछे जा रहे 10 क्वेश्चन, यहाँ पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। और जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है एबिलिटी, इसमें उधर की साइड है 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, दोनों के 10-10 करके। इसमें है 5-5 करके पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स उधर 30 पूछा जा रहा था, यहाँ पर 20 पूछे जाएंगे। और जो आपकी एनवायरमेंटल स्टडी है ईवीएस, इसके उधर 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 10। इस प्रकार ये आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 95 मार्क्स के, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका एग्जाम होगा, वो ये सिलेबस है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं जो प्रीवियस में इसी आधार पर जो क्वेश्चन बने हैं इसी प्रकार के बन के आएंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। जो आपके एस्टेट का सिलेबस है प्राइमरी का, वही आपका मेन का जो मेन मीन्स ये है कि जो आपकी जेबीटी का अब क्वेश्चन आएंगे बन के, वो इसी आधार पे आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम सीडीपी से स्टार्ट करेंगे सीधे, जैसे क्रम आते जाएंगे हम वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। हालांकि इसका लॉरेंस कोहलबर्ग ऑप्शन होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता, अगर यहाँ पर जीन पियाजे नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखना कि लॉरेंस कोहलबर्ग है ना, इसी जीन पियाजे का शिष्य रहा है। तो निश्चित तौर से जीन पियाजे ने पहले बताया था ये सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। उसके बाद है उनका शिष्य हुआ था कोहलबर्ग। तो ये कोहलबर्ग के द्वारा है, बाद में इसकी सिद्धांत दिया गया था, ये कह सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब जीन पियाजे ने इसे बांटा था ना, तो 2 आधारों पर बांटा था। आप है, मैं देखो पर्टिकुलर पूरे नाम तो मुझे याद नहीं है। अगर बाल्यावस्था की पूछे कि बाल्यावस्था में किस प्रकार की नैतिकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है हेट्रोनॉमस होती है मॉरलिटी। अगर किशोरावस्था की पूछे तब कह देना आप है ये पाई जाती है स्वायत्ता प्रायिकता, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस मॉरलिटी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पीआरटी में ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। बाकी वाइगोस्की ने तो जेडपीडी की बात कही है, ठीक है। और एससीएल की बात की है, यानी सोशियल कल्चर और लैंग्वेज। और आपने प्राइवेट स्पीच सुनना होगा इस प्रकार की। सिगमंड फ्राइड ने आपका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था। बांडुरा ने है आपका मॉडलिंग थ्योरी, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, यानी परीक्षण के द्वारा सीखना या अवलोकन के द्वारा, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। अभी हाल में तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है। तो ये आपकी जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें आपकी 4 स्टेज बताई थी। उन 4 स्टेजों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि पहली है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है आपकी पूर्व सक्रियात्मक, और तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक, चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक। तो ये तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया है, ये आपकी संवेगात्मक गामक अवस्था के दौरान ही आती है। ये कह सकते हैं आपकी तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसकी उम्र मानी जाती है 0 से लेकर 1.5 वर्ष। ये ध्यान रखना है। और 2 वर्ष भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उम्र तो नहीं पूछी जाती है, केवल ये अवस्थाओं को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। तो 6 ये उप अवस्थाएँ बांटी हैं। तो इनकी ट्रिक मुझे मैं बता देता हूँ, जिसे आप याद रख सकते हैं।
जैसे मैंने याद रखी है कि RPSC और आगे टीचर। और देखो कैसे आपको याद रखनी है, जैसे कि आपको आसानी होगी याद करनी। इसे आप है हटा दीजिए, ये साइलेंट रखिएगा। मैंने तो ये कहने का मतलब ट्रिक बनाई थी। जैसे RPSC ये 4 अवस्थाएं हैं और TE ये 2 अवस्थाएं हैं, यानी 6 हो जाएंगी। अब मैं देखो जानकारी बता देता हूँ। जो पहली वाली है ना, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स स्टेज, यानी इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये होती है 0 से लेकर 30 दिनों तक, यानी 30 डे बोल सकते हैं। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, यानी इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है चूसना यानी सकिंग, यानी इसमें सकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। बस ये ध्यान रखना है। ये तो होगी 1 नंबर की। दूसरे नंबर की कौन सी है, ये बोलते हैं हम प्राइमरी सर्कुलस स्टेज। मैंने क्या बोला है, प्राइमरी सर्कुलस स्टेज। इसका नाम हो जाएगा हिंदी में प्रमुख तृतीय अवस्था। प्रमुख तृतीय अवस्था, इसमें क्या होगी विशेषता, इसमें ये विशेषता होगी ये गामक क्रियाओं का दोहराव करेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप दिनों की बात करें, ये 30 से लेकर और ये हो जाएगा आपके 4 माह तक, यानी 120 दिन मान सकते हैं। तो ये सेकंड हो जाएगी। तीसरी आएगी जो अवस्था है वो एस से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकेंडरी। कौन सी, सेकेंडरी सर्कुलस स्टेज। तो इसमें क्या होगा, इसमें वस्तुओं को पकड़ना नहीं, पकड़ कर देखना होता है, यानी हाथों पैर की जो भी संबंध होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं इस तीसरी अवस्था में। जैसे हम कह सकते हैं ये 4 माह से लेकर 8 माह के मध्य होती है। एक होती है 4 नंबर की अवस्था सी से, तो सी का मतलब यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन स्टेज, यानी कोऑर्डिनेट करना। यही होगी आपकी 8 माह से लेकर और ये हो जाएगी 12 माह तक, ठीक है। इसमें होगा बच्चे खोजेंगे, यानी किसी भी चीज़ की वस्तु को ढूंढना, इस प्रकार की विशेषता पाई जाएगी। टी से क्या मतलब होगा, टी से मतलब हो जाएगा आपका टर्सरी। यही पूछा था कि तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है, तो ये टर्सरी है ना। अब मैं एक सेकंड, ये टर्सरी है, ये जो बोलते हैं टर्सरी सर्कुलेशन बोल सकते हैं या सर्कुलेस स्टेज। इसमें क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि, यानी बच्चा है प्रयास करता है और त्रुटि भी करता है, तो तब सीखता है। ये ध्यान रखना है। इसकी उम्र होती है 12 से लेकर 18 माह मानी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, 12 से लेकर 18 माह। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को वस्तु का स्थायित्व तो नहीं बन पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी 6 नंबर की स्टेज हो जाएगी जो ई से संबंधित है, इसे बोलेंगे अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ थॉट, यानी आप कह सकते हैं। इसकी अब विशेषता सुन लीजिएगा। ये होती है 18 से लेकर 24 माह। इसका मतलब ये होता है कि इसका पहला चिंतन कह सकते हैं इस अवस्था को, या ऑब्जेक्ट परमानेंस बोल सकते हैं, यानी वस्तु स्थायित्व तो बन जाता है और यानी बिंब का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मैंने ये 6 अवस्थाएं बताई हैं, एक बार और देख लीजिएगा अगर याद हो जाए आपको। तो ये पूछा था हमें संवेदी कामक अवस्था की 6 उप अवस्थाएं या सब स्टेज, तो मैंने बता दिया है RPSC और टीचर। तो TE तक याद रखना, ये 6 अवस्था होती है, 1 2 3 4 5 और 6 हमें पूछी गई थी। ये आपकी 5 नंबर की पूछी गई थी। पहली होती है रिफ्लेक्स स्टेज, ठीक है, जो होती है 0 से 30 डे। हालांकि ये नहीं पूछी जाती, इनकी विशेषता पूछी जाती है। इसमें सकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, यानी चूसना। सेकंड हो जाएगी प्राइमरी सर्कुलस स्टेज, इसे बोलेंगे प्रमुख तृतीय अवस्था, जिसकी टाइमिंग रहेगी वो 1 माह से लेकर 4 माह तक, ठीक है। इसमें इसकी मुख्य क्रिया होगी वो कामक क्रियाओं का दोहराव करेगा। तीसरे नंबर की स्टेज है वो एस से स्टार्ट हो रही है, इसे बोलेंगे आप सेकेंडरी सर्कुलस स्टेज, जो 4 माह से लेकर 8 माह। इसकी मुख्य चीज़ होगी कि वस्तुओं को ये पकड़ कर देखेगा, ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं हाथों पैर की संतुलन बनाएगा। हाथ पैर नहीं बोलेंगे, हाथ और आँख का, ठीक है। और 4 नंबर की स्टेज है सी से, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन स्टेज होगी, जो आपकी 8 माह से लेकर 12 माह के, मतलब इसकी मुख्य विशेषता होगी किसी भी वस्तु को ढूंढना, ठीक है, खोजना, इस प्रकार बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आएगी आपकी टी वाली जो पूछी है हमें क्वेश्चन में, इसे बोलेंगे टर्सरी सर्कुलस स्टेज। इसमें बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है, जिसकी उम्र मानी जाएगी 12 से 18 माह। फिर लास्ट में आती है आपकी ई, डिनोट किया गया, इसे बोलेंगे अर्ली
स्टेज ऑफ थॉट, यानी ये 18 से 24 माह हो गई, इसमें वस्तु का स्थायित्व भी बनेगा और पहला चिंतन बोलेंगे इसे, इसमें बिंब भी बनेगा। तो मैंने ओवरऑल बता दिया है, इसका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही नहीं है। विकास सतत प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ये एक आयामी होती है, ये गलत है। ये यूनी डायमेंशनल नहीं होती है, ये मल्टी डायमेंशनल होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल। तो ये कह सकते हैं ये गलत हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन सा सही नहीं है। बाकी ये संचयी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और बाकी ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। संचय प्रवृत्ति का मतलब ये स्पाइरल होती है, ये इस प्रकार की इसमें विकास होता है। तो कोई भी विकास होता है तो ये हालांकि ये लगातार ही चलता है, कभी धीरा, कभी धीमा, कभी तेज। तो निश्चित तौर से इसमें जो पुराने गुण हैं वो आपके इसमें क्या होते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं। तो तभी से हम संचय प्रवृत्ति बोलते हैं, यानी पुराने भी लक्षण पाए जाएंगे और कुछ इसमें परिवर्तन होगा, वो भी इंक्लूड होते रहते हैं। तो इसे ही बोलते हैं संचय प्रवृत्ति, यानी इसे बोलते हैं कम्युलेटिव। और इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्कर्मणी यानी उत्कर्मणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है। इसे रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, एबिलिटी। तो ये आपकी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये जीन ब्याजी की 3 नंबर की अवस्था है, ये 2 नंबर की है, औपचारिक है ये 4 नंबर की है, और ये 1 नंबर की है, ठीक है। तो ये आपकी 3 नंबर की विशेषता होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे में पलटा विचिंतन क्षमता विकसित होना। जैसे मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, 1 रुपये में बच्चे को सिखाया गया कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब 100 पैसे तो होते हैं, अगर बच्चे से कहा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए बनेंगे, अगर वो ये कह दे कि 1 रुपया बनेगा, तो निश्चित तौर से उसमें पलटा विचिंतन या क्षमता विकसित हो गई है। इसे ही बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने ये पहली बार देखा था इस प्रकार का क्वेश्चन कि निकटता के सिद्धांत की संकल्पना है किसने दी थी। तो ये आपकी दी थी मैक्स वर्दीमर। यहाँ पे वर्दीमर द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन मैक्स वर्दीमर नाम आता है। ये कहीं ना कहीं आपके गेस्टाल्टवादी से संबंधित हैं। गेस्टाल्टवादी वो मनोवैज्ञानिक थे, ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप सीखिए तो वो पूर्णाकार में सीखिए, यानी आप ऐसे कह सकते हैं समग्राकृति में सीखिए, यानी उसे हॉल रूप में देखिए, यानी पूर्णाकार देखिए। यानी आप, मैं इसे और तरीक़ा से समझा दूँ, ये जो सिद्धांत हैं आप इसके उपनाम याद रख सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम आते हैं। तो मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, आप में अगर याद कर पाएँ तो ये आप GTV SSS और आपकी P, यानी ये इसके उपनाम है। कैसे, अब मैं बोलते जा रहा हूँ, एक ध्यान रखना। ए से हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ए से हो जाएगा अवयववादी का सिद्धांत, इस पी से हो जाएगा पूर्णाकार, इस जी से हो जाएगा गेस्टोल्टवादी, टी से हो जाएगा आपका तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, और आपके वी से हो जाएगा वास्तविक स्थिति का सिद्धांत। पहली एस से हो जाएगा आपका पहली एस से मान सकते हैं आप है सूझ और बूझ का सिद्धांत। दूसरी एस से मान सकते हैं आप है संपूर्णवादी सिद्धांत, और तीसरी एस से मान सकते हैं समग्रवादी सिद्धांत। पी से मान सकते हैं प्रॉक्सिन यानी प्रॉक्सिमिटी, जिसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कह रहे हैं, निकटता का सिद्धांत। ये आपके उपनाम है और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें से इम्पोर्टेंट है सूझबूझ, दूसरी है संपूर्ण आकार, और तीसरी है संपूर्णवादी बोल सकते हैं, और तीसरी ऐसे बनेगा समग्रवादी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जी से गेस्टोल्टवादी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ए से अंतर्दृष्टि, ये भी इम्पोर्टेंट है। अवयववादी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पूर्णाकार, ये उपनाम मोस्टली बन जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये उपनाम से ही पूछा गया है ये क्वेश्चन कि निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ध्यान रखना है, इसमें 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक तो मैक्स वर्दीमर हो गया, एक आपका कोहलर हो गया, कोहलर कोप्पा, एक कोप्पा और आता है, कोहलर कोप्पा मैक्स वर्दीमर। और ध्यान रखना, सिद्धांत की शुरुआत आपके वर्दीमर ने की थी, इसकी किसकी, आपकी गेस्टोल्टवादी की। उसके बाद है कोहलर जुड़ा, फिर कोप्पा जुड़ा। इस कोहलर ने ही चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, कैनारी द्वीप पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इनमें से बताइएगा कि निम्नांकित में से किसका अध्ययन है मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। यानी जो आपकी साइकोलॉजी है और आपका जो
चाइल्ड डेवलपमेंट है वो किस बिंदु पर स्थित है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान पर स्थित है, यानी डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जब एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना उसमें आते हैं ये सभी, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता और प्रतिपादक कौन थे, तो वो विलियम वुंट हो जाएंगे। 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, और ये आपके अंतर्दर्शन से संबंधित है, यानी ये कह सकते हैं कि ये मन में ही सोचते थे, विचारते थे, विश्लेषण करते थे, उसे ही लिख देते थे, यही होती थी अंतर्दर्शन विधि। तो ये विलियम वुंट थे। इनके शिष्य हुआ करते थे टिचनर, ये ध्यान रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी है जीन प्याजी की संज्ञानात्मक अवस्था इसमें से नहीं है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मूल सक्रियात्मक होगी, पूर्व सक्रियात्मक होगी, संवेदीगामक होगी, लेकिन गुप्तावस्था नहीं होगी, जिसे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। जब आप फ्राइड को पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड बोलते हैं जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, उनमें मनोलैंगिक सिद्धांत में इन्होंने अपने सिद्धांत को 5 स्टेजों में बांटा था। वो 5 स्टेज कौन सी थी, मैंने ये कई बार ट्रिक में बताया कि OELPG मैंने इस हिसाब से याद कर रखी हैं। तो जिसमें पहली अवस्था, ये दूसरी, ये वाली ये तीसरी हो जाएगी, और ये वाली है ना ये 4 नंबर की, और ये 5 नंबर की, यानी ओरल, एनाल, फेलिक, लेटेंट और जेनिटल। तो ये लेटेंट वाली है ना, ये आपकी कह सकते हैं सिगमंड फ्राइड की 4 नंबर की स्टेज थी, जिसकी उम्र 7 से 11 हुआ करती थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित होते हैं, तो ये आपके होते हैं संबंधित आपकी किशोरावस्था से, यानी इमेजिनरी ऑडियंस रिलेटेड टू विच स्टेज, तो ये आपकी किशोरावस्था थी, यानी कोरी कल्पना करते रहते हैं दिन भर, जैसे दिन में सपने देखना, कोरी कल्पना, और कल्पना किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जब एक बच्चा है कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है। देखो, चांद हंस रहा है, सूर्य दौड़ रहा है, या सूर्य हंस रहा है, या आप अन्य को ये ठान लें, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी निर्जीव चीज़ है उसमें सजीव गुण का देखना या सजीव गुण का होना, ऐसा आप सोचते हैं तो आप उसे एनिनिज्म कहेंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि इसे इंग्लिश में एनिनिज्म कहते हैं, जीव बात कहते हैं हिंदी में, तो इसे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप निर्जीव चीज़ों में सजीव गुण देखते हैं, तो उसे बोलते हैं एनिनिज्म। ये आपकी जीन प्याजी की, हालांकि ये शेष अवस्था की विशेषता होती है, लेकिन हम इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ते हैं, जिसकी 2 से लेकर 7 साल उम्र होती है, उसमें पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो ये थी, ठीक है। बाकी ईगोसेंट्रिज्म में ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता हो जाएगी, बाकी ठीक है। बाकी ये सकारात्मक नकारात्मक से कोई संबंध नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा सही है, ये बताना है। जब आप क्रिया प्रसूत अनुकूलन पढ़ेंगे, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ऑपरेट कंडीशन थोड़ी पढ़ेंगे, तो हम स्किनर का नाम लेते हैं। स्किनर ने क्या किया था अपने सिद्धांत में, चलो एक लॉजिक बताता हूँ आपको, इसे भी देख लेंगे। स्किनर का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना है, ये आपके थॉर्नडाइक की जो प्रभाव का नियम है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट, उस पर आधारित था, ये ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात ये थी, स्किनर ने जो भी प्रयोग किए थे ना, तो इन्होंने अपने पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया था। पूरा सिद्धांत पुनर्बलन पर डिपेंड है, इससे ही इन्होंने बहुत सारी अनुसूचियाँ बनाई, और विभिन्न प्रकार के इनमें जैसे कि आपने रेखीय अभिक्रम अनुदेशन पढ़ा होगा, शाखीय पढ़ा होगा, अवरोही पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स वाला पढ़ा होगा, ये इन्हीं पे डिपेंड होती है, जो कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पे, यानी आप कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत से। हमें केवल इस क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें से कौन सा सही है, ये बताइएगा। हम कहेंगे जो भी नकारात्मक पुनर्बलन होगा वो वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब आप इसे पुनर्बलन की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे उनमें आता है ये, ठीक है, नकारात्मक सकारात्मक, ठीक है, इस प्रकार के। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन होगा ना, तो निश्चित तौर से जो आपकी वांछनीय क्रिया है ना उसको बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है कि बालक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें यह विकसित किया गया था, इस प्रकार का क्वेश्चन है। जब हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ते हैं ना,
उसके अंतर्गत आते हैं ये सभी, जैसे कि CAT हो गया, TAT हो गया, ठीक है। तो ये CAT है ना, इसे CAT बोलते हैं क्योंकि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं इसे। ये आपके दिया था इसे ऐसे ही बोलते हैं, लियोपोल्ड वेलक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसकी कह सकते हैं प्रेमिका थी अर्नेस्ट क्रिस्टियालानो के, ऐसे ही नाम था उनका, अर्नेस्ट क्रिस्ट, याद रख सकते हैं, ठीक है ये। और इसकी कह सकते हैं प्रेमिका अर्नेस्ट क्रिस, तो इन्होंने दिया था, ये दिया था 1948 में, ठीक है। और ये 1954 तक चला था, इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो ये मोस्टली आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें कुछ याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। इनमें क्या था इस सिद्धांत में या इस CAT में कि इन्होंने क्या किया था कि जो लोग होते हैं उन लोगों के स्थान पर इन्होंने पक्षियों के चित्र उपयोग किए गए थे। ये क्वेश्चन बन चुका है। और या पशु पक्षियों पर या फूल पत्तियों पर प्रयोग किए थे। इसमें 10 कार्ड हुआ करते थे और 3 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए किए जाते थे। अगर भारत में बात करें तो इसी प्रकार का प्रयोग किया था आपके उमा चौधरी ने, ठीक है, उसमें भी 10 कार्ड हुआ करते थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जैसे थर्स्टन है, ये बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। इन्होंने समूह कारक दिया था, ठीक है, समूह कह सकते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। और आपकी थोंडा के इन्होंने बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। ऑलपोर्ट है, इनकी एक परिभाषा है सबसे ज़बरदस्त है व्यक्तित्व में, वो हर एक परीक्षा में पूछी हुई है ऑलपोर्ट की, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हमने देख लिया था, एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है। ये आपके मैकलीलैंड यानी मैकलीलैंड बोलते हैं, इन्होंने दी थी 1961 में। बाद में कुछ वर्षों के बाद है, इसमें आपके जुड़े थे एटकिंसन होंगे एट गलत लिख दिया मैंने, ये होगा एटकिंसन होगा, एटकिंसन होंगे। तो ये आपके दोनों आते हैं बहुत सारी इसी कह सकते हैं एस्टेट में बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसका मैकलीलैंड ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बाकी इनमें और ऑप्शन है, जो अब्राहम मैस्लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पदानुक्रमी सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। यह ध्यान रखना, इसमें 5 स्टेज होती है। और ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनकी स्टेजों को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकी स्टेज याद रख सकते हैं पी स्लैश के नाम से, P स्लैश ये वाली है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। P से हो जाएगा फिजिकली आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता, S से हो जाएगा सेफ्टी यानी सुरक्षा भी चाहिए उसे, फिर L का मतलब उसे प्यार भी चाहिए, लव, फिर उसके बाद एस्टीम का मतलब उसे सम्मान भी चाहिए समाज में, फिर लास्ट में स्वयं का यथार्थीकरण बोलता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्रम ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। ये निम्न स्तर है, ये उच्च स्तर है। ये प्रकार के क्वेश्चन नंबर 5। कुटलेब ने इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत में तरल बुद्धि ठोस बुद्धि 2 प्रकार की बताई थी। बाकी हजबर्ग के नाम में हजबर्ग है या हर्जबर्ग है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है श्रृंखलन, जैसे आप बोलेंगे चेनिंग, संप्रत्य आधारित है। जब आप ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी स्किनर की पढ़ते हैं तो उसी से संबंधित है ये। इसमें क्या होता है, इसे आप बोलेंगे चेनिंग। देखो एक तो होती है शेपिंग, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, शेपिंग, एक होती है चेनिंग। तो ये दोनों ही स्किनर से संबंधित हैं। शेपिंग का मतलब क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि आप प्रत्येक सही अनुक्रिया करेंगे तो उस पर आपको पुनर्बलन मिलेगा, उसे बोलते हैं शेपिंग। चेनिंग का मतलब होता है कि जो भी आप अंतिम बार वांछनीय अनुक्रिया करेंगे तो उस पर आपको पुनर्बलन मिलेगा, तो उसे बोलते हैं चेनिंग, ठीक है। शेपिंग का मतलब होता है प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन। चेनिंग का मतलब होता है जो आपने अंतिम रूप से जो वांछनीय अनुक्रिया की है, सही क्रिया अनुक्रिया की है, तो उसके लिए पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी स्किनर से संबंधित है। बाकी इसमें ऑप्शन है जैसे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है, जैसे CR थ्योरी बोलते हैं, तो ये आपके पावलर से संबंधित है। बाकी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये बांडुरा से संबंधित हो जाएगी। और बाकी आपकी प्रयास एवं त्रुटि है, ट्रायल एवं एरर थ्योरी, ये आपके थोर्नडाइक से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि का त्रयायामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपके किलफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, जिसमें शुरुआत में 120 खंड हुआ करते थे, लास्ट में जाके 180 हो गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। इसमें 3 विमाएँ चलती थी या आयाम चलते थे, OCP यानी O से ऑपरेशनल, C से कॉन्टेक्स्ट और P से प्रोडक्ट। इनके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने PRT का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें सभी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा।
थॉर्नडाइक का मैंने बता दिया था कि इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, इसमें जी और एस 2 कारक बताए थे। फिर बाद में एक ग्रुप फैक्टर भी जोड़ दिया था बीच में, समूह कारक, इसीलिए 3 फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं। थर्स्टन का आपका ध्यान होगा समूह कारक सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वलन की अनुसूची नहीं है। जब भी पुनर्वलन का नाम आएगा तो शब्द जुड़ के आएगा स्किनर साथ में। ये स्किनर ने एक पुनर्वलन की अनुसूचियाँ बताई थी 3 प्रकार से, तो इनमें से कौन सी संबंधित नहीं है हमें ये बताना है। तो इसमें से अभिप्रेरणा संबंधित नहीं होगी, बाकी सभी संबंधित होंगी। मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देता हूँ, इसे नॉलेज है उस हिसाब से। एक होता है स्थिर अनुपात यानी फिक्स रेशो होता है। इसका मतलब होता है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद है आपको पुनर्वलन दिया जाए, ठीक है। और वो पुनर्वलन ऐसे कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं तो उन्हें महीने की जो भी कर्मचारी का वेतन मिलता है लास्ट डेट को महीने की, तो निश्चित तौर से वो एक अनुपात में आ जाएगी, स्थिर अनुपात में। एक होता है स्थिर अंतराल, मैंने गलत तो नहीं बता दिया, एक सेकंड देखो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना वो होगा स्थिर अंतराल का, क्योंकि एक फिक्स अंतराल के बाद हो रहा है। तो निश्चित तौर से जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी उन्हें के महीने के लास्ट में तनख्वाह मिलती है, तो वो होती आपकी स्थिर अंतराल, यानी आप कह सकते हैं इसे फिक्स्ड इंटरवल के बाद। स्थिर अनुपात का मतलब हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि सही अनुक्रिया एक निश्चित संख्या के बाद पुनर्वलन देना। जैसे छात्र का 3 सवालों के जवाब के बाद है उसे इनाम देना, इस प्रकार का ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिक्स्ड रेशो का। और चर अनुपात का मतलब मान सकते हैं, इसे बोल सकते हैं जैसे कि किसी भी समय आपको पुनर्वलन दे दें तो वो उससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और इसके ये सिंपल ही आप खुद से भी इन्हें कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि स्थिर अंतराल महीने के लास्ट में वेतन मिलना, ये हो जाएगा। स्थिर अनुपात मतलब बच्चे के द्वारा 3 सवाल करने पर उसे अवार्ड देना यानी इनाम देना या पुनर्वलन देना। और चर अनुपात का मतलब वेरिएबल रेशो है, ये तो आप किसी भी समय दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार है, इसका संबंध नहीं था, वो 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपके गेस्टोल्टवादी थे, मैंने नाम बता दिया था, मैक्स वर्दीमर का नाम आता है, इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। मैक्स वर्दीमर हो गए, कोफा हो गया, ठीक है, कोफा और कोहलर, ये 3 नाम आते हैं इनके। गेस्टोल्टवादी, अवयववादी, इसे पूर्णाकार का सिद्धांत बोलते हैं, समग्रवादी का बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, सूझबूझ का सिद्धांत बोलते हैं, इसे विभिन्न प्रकार के नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो आपका भय है यानी भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। जब भी मूल प्रवृत्ति का नाम आए तो आप विलियम मैकडूगल का याद रखेंगे, वही इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति होती है वो किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है, ठीक है। जैसे कि हमें बताना है कि भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है, तो देखो ये वह है ना, ये तो संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी पलायन, ठीक है। बाकी जैसे निवृत्ति है, तो निवृत्ति क्या चीज़ है, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। निवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन, तो इसकी फिर वो क्या हो जाएगी संवेग, तो ये इसका संवेग हो जाएगा, ध्यान रखना है, घृणा, ठीक है। और घृणा को इंग्लिश में बोलते हैं डिसगस्ट, ठीक है। बाकी लड़ाई करने का मतलब तो ये है कि आपको क्रोध हो जाएगा, लड़ाई का मतलब, तो क्रोध तो आपका हो जाएगा संवेग। और इसकी जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगी युजुत्सा यानी युद्ध प्रियता, यानी युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बैट, ठीक है। तो ये हो जाएगी। बाकी एक बची आपकी जिज्ञासा यानी क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्या है यहाँ पर, क्यूरोसिटी आपकी एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति है। तो इसका फिर आपका संवेग क्या होगा, वो होगा आपका वंडर यानी आश्चर्य, WONDER वंडर, आश्चर्य, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल बता दिया इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का यानी बुद्धि लब्धि का गणना करने का सूत्र है, इसमें से वो बताना है। देखो ये आपकी IQ बराबर होती है, क्या होता है,
IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वाटियंट, जिसे बुद्धिलब्धि बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ME, यानी ME का मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु, पट्टे CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे शारीरिक आयु बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये होता है बुद्धिलब्धि का सूत्र। ये आपका अगर टर्बन नाम आता है, इन्होंने 1916 में दिया था, हालांकि यही मुख्य माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने 100 लगाई थी इसके पीछे सूत्र में। बाकी अगर स्टर्न नाम जुड़ के भी साथ में आएगा तो भी ये राइट आंसर माना जाएगा। स्टर्न और टर्बन भी आएगा तब भी माना जाएगा, अकेला टर्बन आएगा तब माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें स्टर्न और टर्बन दोनों ही माने गए थे। हालांकि हम ये तो जानते हैं पढ़ने के बाद कि टर्बन लास्ट में इसमें 100 जोड़ी थी, इसलिए 1916 में इसी को मानते हैं मेन। तो ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब इसमें से हमें छांटना था, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ME/CA मल्टीप्लाई 100। इसके अलावा मैं आपको 3-4 फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप अगर याद रखते हैं तो भविष्य में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन सूत्रों को लेकर तो गलती नहीं करेंगे। बुद्धिलब्धि का मैंने बताया था, देखो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ सभी को। IQ बराबर यानी इंटेलिजेंट क्वाटियंट बोलते हैं, जैसे बुद्धिलब्धि बोलेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होगा ME/CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रतीक की चीज़ बता रहा हूँ मैं। ME का मतलब हो जाएगा आपकी मानसिक आयु, CA का मतलब हो जाएगा शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। अब दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं शैक्षिक लब्धि का, जिसे EQ बोलते हैं, यानी एजुकेशनल क्वाटियंट, यानी शैक्षिक लब्धि बराबर होता है आपका शैक्षिक आयु यानी एजुकेशनल एज, पट्टी में हो जाएगी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके यूपी टेट में पूछा हुआ है। आप AQ का मतलब यहाँ पर होगा अचीवमेंट क्वाटियंट, जैसे निष्पत्ति लब्धि बोल सकते हैं। तो ये संबंधित हो गई शैक्षिक लब्धि यानी शैक्षिक आयु बट्टी हो जाएगी मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला तो बता दिए हैं, चौथा याद रख सकें तो रख लेना। एक होती है संवेगात्मक बुद्धि, जिसे EQ बोलेंगे, इमोशनल क्वाटियंट बराबर होता है शैक्षिक लब्धि, और या आपकी ये इमोशनल से संबंधित S लगी आएगी और बट्टी में हो जाएगी CA और मल्टीप्लाई 100। हालांकि हमने विभिन्न परीक्षा में देखा है, ये आपका संवेगात्मक बुद्धि है ना, ये पूछी नहीं गई है। ठीक है, पूछी गई है जो मैंने अभी बाद, हालांकि ये अब दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम लगेगा। तो ये वाले मैंने बताए ना 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। EQ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो केवल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। इसका राइट आंसर 2 नंबर था, हमने इधर की साइड लिखे थे, वो 3 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है ब्राउन फैन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार है, नियम और कानून किसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको मैं एक जानकारी बता दूं, जो ब्राउन फैन ब्रेनर है, इन्होंने एक बायोलॉजिकल कह सकते हैं मॉडल दिया था, बायो इकोलॉजी बोलते हैं जैसे। इसमें आपके 5 स्टेजें बताई थी इन्होंने। ठीक है, जिसमें से पहली हो जाएगी माइक्रो, जिसे सूक्ष्म सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें सब में सिस्टम चलेगा पीछे। ठीक है, तो जैसे सूक्ष्म माइक्रो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मीजो, अब तीसरा हो जाएगा, इसमें दे नहीं रखा, बाह्य हो जाएगा एक्जो सिस्टम, चौथा हो जाएगा आपका बृहत कह सकते हैं तंत्र, जिसे मैक्रो बोलेंगे, और लास्ट का होता है क्रोनो, जिसे हम कहते हैं समय तंत्र। ठीक है, तो इसके देखो 1, 2, जो मध्य में एक्जो, ये 3 हो जाएगा, 4 नंबर पर बृहत आ जाएगा, ये 3 नंबर पर दे रखा है, और जो 4 पर दे रखा है वो 5 पे आ जाएगा। ये आपके 5 क्रम थे। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को इस प्रकार बांटा था, जैसे कि माइक्रो का ये भाग है, इसके बाद आएगा आपका मीजो। ठीक है, इसमें इंग्लिश दे रखी, साथ ही साथ देखते चलना। इसके बाद आएगा एक्जो। ठीक है, इस एक्जो के बाद आएगा आपका मैक्रो। ठीक है, मैक्रो के बाद आएगा आपका क्रोनो। इन्होंने क्या किया था, ये बताया था बच्चे के चारों ओर ये विशेषता होती हैं। क्या क्या विशेषता होती हैं, जो आपका माइक्रो वाला है ना, इसमें तो परिवार के सदस्य वगैरह आएंगे। जो आपका मीज वाला है, इसमें आपके धार्मिक और आर्थिक परिस्थिति से संबंधित, नहीं सॉरी, मीजो में आएंगे आपके जैसे आपके संबंधित होंगे, जैसे कि टीचर से संबंध हो, पड़ोसी से संबंधित हो, वो विशेषता है। एक जो यानी तीसरे नंबर की अवस्था है, इसमें आएंगी धार्मिक और आर्थिक चीज़ें। ठीक है, परिवार से संबंधित। फिर बाकी बात लास्ट में सेकंड लास्ट में होगी मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में आएंगे आपके सामाजिक मूल्य और जो समाज में कानून होते हैं, तो वो संबंधित। लास्ट में आएगी क्रोनो, यही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें तलाक होना पेरेंट्स का, या किसी की डेथ हो जाना घर परिवार में से,
तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि नियम और कानून। हमने बताया था नियम कानून आएंगे आपका मैक्रो में, यानी सेकंड लास्ट में। इसमें मैक्रो का मतलब ये है कि आप सामाजिक मूल्यों को समझें और समाज में रहने तो उसके नियम कानून समझें। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। इसके ध्यान रखना 5 स्टेप में बांटा था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि डिस्कैलकुलिया का प्रकार एक कौन सा है। डिस्कैलकुलिया मतलब ये होता है गणित से संबंधित गणनाओं से लेकर, यानी गणना आप पे नहीं आ रही है वो संबंधित होगा। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये आप अब इनमें से छांटिएगा कौन सा होगा गणना से संबंधित। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम 4 नंबर पर जाएंगे। ये क्या है, ये अधिगम अक्षमता है, इसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछी हैं, एक बार नहीं बहुत बार। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब बताते हैं हम क्या बता रहे हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब अगर आपसे ये पूछे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये किसने शब्द दिए हैं या किसने इसकी खोज की थी, या प्रवर्तक कौन माना जाते हैं, जिसे फाउंडर या प्रो फाउंडर बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसके माने जाते हैं आपके इसे बोलते हैं सैमुअल क्रिक। ठीक है, और ये पूछे हुआ क्वेश्चन है आपके एस्टेट में, सैमुअल क्रिक। ठीक है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को शब्द को देने वाला। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक शब्द और आता है ऑटिज्म, जिसे बोलते हैं स्वलीनता। ये शब्द फिर किसने दिया था, ये दिया था आपके लियो केनर ने। ये भी ध्यान रखना, लियो केनर, इन्हें लिख लेना, ये बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है इसी एस्टेट में। मैं बोल रहा हूँ लियो केनर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये डिस्कैलकुलिया है ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे डिस्कैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया हो गई, डिस्कैलकुलिया, और आपकी डिसलेक्सिया हो गई, और डिसग्राफिया हो गई, और आपकी डिसफेजिया हो गई, अफेसिया हो गई। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो आपको 4 याद रखनी है, 3-4, जैसे डिस्कैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया और डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, यही मोस्टली पूछ लेते हैं। वो अफेसिया बोलने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है, उसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन या पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। टॉफी हो सकती है, बिस्कुट भी हो सकता है, या बिस्किट, और पैसा भी हो सकता है, लेकिन जो कड़वी दवा है इससे कोई लेना देना नहीं होता है, किसे, सकारात्मक पुनर्बलक से। ठीक है, कड़वी दवा दोगे तो वो कोई नेगेटिव ही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि इसमें से आप है ये बताइएगा कि निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है। यानी जब भी ऑब्जर्वेशन की बात आ जाए, यानी आप लर्निंग कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हमेशा अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित होगा। और अल्बर्ट बांडुरा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक एक सेकंड, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 4 स्टेप बताए थे, बच्चे किस प्रकार निरीक्षण के द्वारा सीखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, याद रख सकते हैं आप। पहला है अटेंशन, बच्चा को अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, पहला स्टेप। सेकंड है वो जो अटेंशन दिया है उसे ही रिटेन करना है, यानी पुनः धारण करना है। तीसरा है कि उसे ही फिर रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, या रिप्रेजेंट करना है, ऐसे बोल सकते हैं। और चौथा स्टेप है कि उसे मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो ये 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। इन्हीं में से एक इनमें दे रखा है, जैसे कि बुद्धिमत्ता, इससे तो कोई संबंध नहीं है। संग्रहण यही होगा, बाकी अनुबंधन से कोई संबंध नहीं है, व्यक्तित्व से कोई संबंध। संग्रहण का आप यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश क्या दे रखी है, वो दे रखी है रिटेंशन। तो ये 2nd नंबर का स्टेप था ना, अटेंशन के बाद रिटेंशन, तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते, इन्होंने प्रयोग किस पे किए थे, तो इन्होंने बोडो डॉल पर किए थे, इसे बेबी डॉल बोल सकते हैं। जोकर इनमें जीवित था, उस पर प्रयोग किए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी आएंगे क्वेश्चन, तब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं या जाने जाते हैं, तो इन्होंने ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने ये 5 अवस्थाएं बताई थी, वे नाम बताए थे, और OLPG, तो ये वाली 5 अवस्थाएं हैं। इनके अलावा इन्होंने
इड, ईगो, सुपर ईगो की भी बात की है। ठीक है, इन्होंने ही चेतन, अचेतन और अचेतन की बात की है, यानी माइंड की। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों की बात की है इन्होंने। ठीक है, तो ओवरऑल हमने बता दिया कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। बाकी सामाजिक विकास सिद्धांत है ये हर्बर्ट बांडुरा का है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ये जीन पियाजे का है। नैतिक विकास सिद्धांत है ये आपके लॉरेंस कोलवर्स के संबंधित हो जाएगा। हालांकि इसमें जीन पियाजे भी हो जाएगा, पर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या देगा। ठीक है, बाकी इसका तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 90 से 110 बुद्धिलब्धि प्रसार बुद्धि किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? तो इसने औसत बुद्धि वाले बालक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। मैं आपको एक टर्मन की सारणी बता देता हूँ, अगर याद रख सकते हो। जिसे देखो 6 स्टेप या 5 आप याद कर लो, बाकी आपको हो जाएंगे। कैसे? मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने याद कर रखी है कि IM यानी IIM और M और आपकी BD। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे कि बुद्धिलब्धि होती है तो मैंने नीचे से क्रम स्टार्ट किया है, जैसे 0 से 25 वाले बालक, 25 से 50 वाले बालक, ठीक है, 50 से 70 वाले बालक, यानी ये बुद्धि लब्धि है आपकी, और 70 से 80 वाले, ठीक है, और 80 से 90 वाले, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर के आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने 90 से 110 वाले तो कर लिए थे, इस कह सकते हैं औसत बुद्धि वाले हैं। ठीक है, और फिर 110 से ऊपर वाले होंगे ना, उन्हें बोलेंगे एवरेज से ऊपर वाले, तो एवो एवरेज बुद्धि लब्धि वाले हो जाएंगे। फिर उससे ऊपर जाएंगे, जैसे ही मैं अभी ऐसा करो, इस ट्रिक को ही बता देता हूँ, क्यों कन्फ्यूजन हो जाएगा। ई का मतलब होगा इडियट, तो ये यहाँ पे आएगा इडियट, यानी मूर्ख बोल सकते हैं। 25 से 50 वाले होंगे, ये IM का मतलब होगा, इसे बोलते हैं इम्बेसिल। इम्बेसिल का मतलब होता है, हालांकि देखा जाए तो मूड बोलते हैं इसे हिंदी में, तो बाकी आप इंग्लिश में याद रखें। एक सेकंड, इसे बोलेंगे, एक तो यार ये एक सेकंड, इसे क्या बोलेंगे? इम्बेसिल, इसे बोलेंगे मूड। और 70 से 50 वाले को बोलेंगे आप कह सकते हैं 70 से 50 वाले को बोल सकते हैं मोरन। इस M का मतलब होगा मोरन, और मोरन को हिंदी में कहते हैं, मैं अब देखो शुद्ध लगाने जा रहा पर मैं बोल रहा हूँ, मोरन को बोलेंगे मूर्ख। 70 से 80 वालों को हम बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं बॉर्डर लाइन वाले, यानी सीमांत मंद बुद्धि वाले, या इन्हें ही बोलते हैं छीड़ बुद्धि वाले, या इन्हें ही निर्बल बोलते हैं। जो 80 से 90 वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं मध्य बुद्धि। मध्य बुद्धि का देखो, ये M का मतलब मोरन हो गया, B का मतलब हो गया बॉर्डर लाइन वाले, D का मतलब होता है डल, और डल का मतलब आप भी जानते होंगे, इसे मंद बुद्धि बोलते हैं डल वालों को। अब यहाँ से ऊपर वाले याद रखने के लिए देखो, ये ट्रिक से तो यहाँ तक कर लो। अब यहाँ से आगे देखिएगा, 90 से लेकर 110 वाले होंगे, ये एवरेज बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, इस 110 से लेकर 120 बुद्धि लब्धि वाले होंगे, ये एबोव एवरेज से ऊपर होंगे, यानी एबोव एवरेज बोलेंगे, यानी एवरेज से ऊपर। फिर 120 से लेकर 140 वाले होंगे, ये आपके सुपीरियर होंगे, जिन्हें श्रेष्ठ बोलते हैं। और 140 से ऊपर वाले होंगे, उन्हें बोलेंगे आप है प्रतिभाशाली। तो इस प्रकार ये टर्मन की बुद्धि लब्धि को लेकर ये बांटे थे। अगर इसे याद रख लेंगे तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो देखो, आपको इनमें से अगर मालूम है, देखो जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो उसके आगे आप साइन थ्योरी या साइन लैंग्वेज तो लगा ही नहीं सकते, इसे काट दीजिए। PECS होती है, ये छोटे बच्चों से संबंधित होती है, लेकिन ये दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं होती है, ये भी कट गया। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई हो नहीं सकता, तो हम टेलर फ्रेम लगाएंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की डंडियाँ होती हैं छोटी छोटी, इसमें होते हैं मोती से। तो बच्चा है, इसे क्या है, देख तो सकता नहीं है, लेकिन इसे टच करके ये पहचान सकता है कि इसमें 3 डंडी हैं। और जैसे कि मान लीजिए ये इकाई है, ये दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी उसे मालूम पड़ गया यहाँ पर 3 है, ये 3 लाख हो गया। मान लीजिए यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर भी 3 समझ जाएगा। तो यानी इसका मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 3 लाख। और यहाँ से जो भी है 30,000 या कितने भी आएंगे वो, यानी ये गणनाओं से संबंधित होता है, ये मैथ में उपयोग किया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी टेलर फ्रेम बोलते हैं, इससे गणनाओं संबंधित चीज़ें सीखी जाती हैं। ये तो मैंने बहुत बड़ी संख्या बता दी, बाकी है इकाई, ढाई, सैकड़ा तक, इन्हें आसानी से बच्चे सीख जाते हैं गणित की चीज़ों को। तो इसका फिर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम किस सैद्धांतिक दृष्टि की पुष्टि करता है। हालांकि मैंने बता दिया था ये आपके सामाजिक अधिगम से संबंधित हो जाएगा। जो आपके पांडुरा जी हैं, अरवल पांडुरा, ये उन्हीं से संबंधित है। बाकी हमने और बात कर ली थी, इसे आप मैंने वहाँ पे नहीं बता पाया था, इसे मॉडलिंग थ्योरी भी बोलते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी और अंतर्दृष्टि तो आपको मालूम होगा, आपके मैक्सवादी में कोप्पा और कॉलर। और गुप्त अधिगम लेटेंट लर्निंग है, ध्यान रखना है लेटेंट लर्निंग है, ये टॉलमैन से संबंधित है। ठीक है, लेटेंट अवस्था की बात करेंगे तो फिर तो ये जीन उससे संबंधित हो जाएगी फ्राइड से, उसकी 4 नंबर की अवस्था है। ठीक है, लेटेंट स्थान अधिगम प्लेस लर्निंग, ये कहीं ना कहीं गुड लेवल से संबंधित है। बाकी सामाजिक तो होगी थी आपकी इसे आपके अल्बर्ट बांडुरा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलबर के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ये आपकी जैसे प्री कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल है और ये आपकी पोस्ट कन्वेंशनल है। यानी ये लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है। तो ये हर लेवल की दो दो अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, हर लेवल की दो दो अवस्थाएं बताई थी। तो इस प्रकार ये 6 अवस्था हो जाती हैं। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप तो दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस अवस्था में होता है या किस लेवल में। तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखें तो ये प्री कन्वेंशनल है, यानी 1 नंबर की अवस्था होगी ना, यानी 1 नंबर की अवस्था तो नहीं बोलेंगे, 1 नंबर का लेवल है, इसी में आती है आपकी पहली अवस्था, जिसे बोलते हैं ओबीडेंस। सही है ना, ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता, ये उसी से संबंधित है। ठीक है, बाकी सेकंड स्टेज आती है इसी की, वो उसे बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन है, यानी अहंकार और सुखवादी की अवस्था, जिसमें टिट फॉर टैट की कंडीशन लगती है। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है। बाकी इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, वो आपको मालूम होगा। एक तो आती है आपकी रिलेशन वाली, रिलेशन मतलब होता है कि आपकी अंतर संबंधित होते हैं, जैसे आपके नाइस बॉय और गुड गर्ल। इसमें फिर एक और आती है लॉ एंड ऑर्डर, कानून को मानना। फिर उत्तर रूढ़िवादी में 2 आती हैं, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है और दूसरा आता है एथिकल वादी। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल वाली। तो ये आपकी 6 स्टेज है, 3 लेवल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है कि अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो मैंने बताया था सैमुअल क्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑटिज्म शब्द की बात करें कोई भी, तो ऑटिज्म शब्द किसने दिया था, वो फिर दिया था लियो केनर ने। जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना, वो यही है, लियो केनर। ठीक है, बाकी सेकंड फ्राइड तो हम जानते हैं, डाउन का हमें पता नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बालक का उसकी माता के प्रति जो अट्रैक्शन यानी आकर्षण है, ये फ्राइड ने क्या कहा था। देखो, अब इसे शांति से समझना, मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ इसमें कि सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसे 5 अवस्था में बांटा था, जिसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, 5 स्टेज कौन सी थी, मैंने कई बार लिखा है, वही LPG का नाम बता, मैंने ऐसे याद कर रखी है, ये LPG। ठीक है, ये पहले नंबर की होती अवस्था, ये दूसरे नंबर की होगी, ये वाली तीसरी होगी। क्यों करने, याद करने में उल्टा सीधे हो जाए कोई बात नहीं, हमें तो याद होना चाहिए। ये 5 अवस्थाएं, जिसमें से जो फैलिक वाली अवस्था, ये गलत लिख दिया है, ये 4 नंबर की ये हो गई, 3 नंबर की ये हो गई। ये मैंने कई बार बताया कि मैंने तो याद करने के लिए ये उल्टा सीधे अक्षर है इधर उधर कर लिए, लेकिन याद हो गए हैं ये है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, 1 नंबर की, 2 नंबर की, ये 4 नंबर की है, ये 3 नंबर की। हालांकि 2 पैसे 3 इधर आएगा, लेकिन याद करने के लिए कर लिया है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो ये फैलिक स्टेज है ना 3 नंबर की। अब इसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने, ये बोलेंगे फैलिक स्टेज। अब इस स्टेज की पहले तो उम्र याद रखिएगा, 4 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक तो इलेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रा ग्लैंड्स, इसकी विशेषता सुनिएगा, ये पाई जाती है गर्ल्स में, और गर्ल्स का अट्रैक्शन होगा अपने फादर की ओर। ठीक है, एक पाई जाती है ऑडिपस ग्लैंड्स, ये किस में पाई जाएगी, बॉय में, और बॉय का अट्रैक्शन किसके साथ होगा, यार ये लिखा नहीं जा रहा, एक सेकंड, बॉय का अट्रैक्शन किसके साथ होगा, अपनी मदर के साथ। इस प्रकार की ये विशेषता होती है। यानी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो एक बालक है उसकी
माता के प्रति अगर आकर्षण है, इसका मतलब है बालक है तो ओडिपस हो जाएगा। और अगर उसके माता के प्रति उसका अट्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि ये आपकी ओडिपस ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है। और किस अवस्था में आती है? फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज है 3 नंबर की अवस्था है जिसकी उम्र होती है 4 से 6। इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं। इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा मैंने बताया था ये गर्ल होगी और गर्ल का अट्रैक्शन किसकी ओर होगा? अपने फादर की ओर। ये ओडिपस था, ये बॉय हो जाएगा। याद रख सकते हो ओ यानी बॉय, तो ये हो जाएगा आपका ना मदर से, मदर की ओर अट्रैक्शन। नैतिक द्वंद्व है तो ये तो आपकी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपके 3 या 4 प्रकार की होती देखेंगे। और बाकी मौखिक ओरल कॉम्प्लेक्स ये पहले नंबर की अवस्था हो जाएगी जी सिग्मंड फ्राइड की। नैतिक द्वंद्व इसे हटा दीजिए। बाकी ये तीनों आपके ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये आपके सिग्मंड फ्राइड से संबंधित हैं। लेकिन राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि विकासात्मक रोग कौन कौन से होते हैं तो आप इसे याद रख सकते हैं, यानी विकासात्मक विकार बोल सकते हैं। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप पे आता है तो वो अच्छी बात है। इसमें आएगा ऑटिज्म। ऑटिज्म शब्द किसने दिया था? लियो कैनन ने। ऑटिज्म आएगा। मेंटल रिटायर्ड, यानी मेंटल रिटायर्ड का मतलब होता है ऐसे कह सकते हैं, अब मुझे हिंदी तो पता नहीं है, मानसिक मंदता या ऐसे कुछ होगा। बाकी है एक ADHD नाम सुना होगा, ADHD, इसकी हिंदी मुझे आती है, इसे बोलते हैं ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार। एक नाम और सुना होगा क्रेटिनिज्म, ये साइंस में चलता है, क्रेटिनिज्म। ठीक है। ये भी आपका आनुवांशिकता से ही संबंधित होता है। ये आपके विकासात्मक विकार में आते हैं। ठीक है। इसी के साथ आपकी एक होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सब दिया था आपके किसने दिया था? या लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। ऐसे देखें टॉपिक दिया जाता है विशिष्ट, मैं बता देता हूँ, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। ठीक है। और इसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी ही बोलते हैं इसका दूसरा नाम। तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी आपके सैमुअल क्रिक ने। ये हमने अभी क्वेश्चन किया था, सैमुअल क्रिक ने। इसमें विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, जैसे आपकी डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्लेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ये इसमें आती हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। पहले हम देखते हैं EVS, क्योंकि जो चीज़ें आसान होती है वो करना फ़ायदा रहता है, जल्दी जल्दी हो जाती हैं बस। और दूसरे में नहीं मालूम होता है ना, टाइम लगता है उसे करने में, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। EVS क्या है? EVS कहाँ है? 91 121। चलो आ गए अब तो, यही है क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से देख लेते हैं। क्योंकि इसकी जो आपकी JBT मेंस होगी ना, यानी JBT का पेपर होगा 28 था, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं से संबंधित होंगे। 2-3 होंगे वो टीचिंग मेथड के हो जाएंगे, और बाकी 7-8 क्वेश्चन लगभग में वो थ्योरेटिकल आएंगे, जैसे इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछा गया है इसमें, देखते जाना आप। ये कह रहा है कि जो डिस्पोजेबल होती हैं, यानी प्रयोज्य हैं, जो प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक रीजन दीजिएगा। हम कहेंगे ये जैव अविघटनीय पदार्थ के बने होते हैं, यानी ये कह सकते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बने होते हैं, ये सड़ती गलती नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। देखो ये आपको संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, और इसके ये कूट दे रखे हैं, इसमें से सही कूट का चयन करना है। पहले हम इन्हें पढ़ के देख लेते हैं, जिससे कि आसानी होगी आपको समझने में। जैसे कि पहला ऑप्शन कह रहा है, इसका अर्थ होता है कि विभिन्न भोजन समूहों से पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पेय पदार्थों का चयन, तो ये हो सकता है। इसका अर्थ होता है कुछ चीज़ों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा, ये बात सही है, या तेलीय चीज़ें कम खाना। बाकी तीसरा, इसका अर्थ है कि किसी भी आवश्यक पोषक वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना, यानी जो भी आपकी प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में कम से ये है कि मिनिमम तो जो साइंस के अकॉर्डिंग है वो तो खानी चाहिए, ये बात सही है। 4 नंबर, इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक भूखे रहना, ये गलत है, भूखे नहीं रह सकते। तो हम ये कहेंगे 1, 2, 3 कहीं ना कहीं ये संतुलित भोजन या आहार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही
समूह का चुनाव कीजिए जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये होंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? एक तो हवा होगी, लहरें और सूर्य। बाकी जैसे इसमें कोयला आ रहा है, इसमें पेट्रोल आ रही है, इसमें लकड़ी आ रही है और इसमें सीएनजी आ रही है, तो ये आपके संबंधित कैसे होंगे? जीवाश्म से। और हमें क्या पूछा था कि कौन नहीं है संबंधित, तो फिर 1 नंबर हो जाएगा जिसमें हवा, लहरें, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से उच्च वेदन क्षमता की विकिरण कौन सी होगी? इसमें से होगी गामा विकिरण, क्योंकि गामा रे होती है ना, इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर आपके शरीर में भेद कहने का मतलब ये अगर रे है गुजारी जाए ना तो सीधी निकल जाएगी, शरीर को फाड़ते हुए या कैसे भी समझो, यानी आर पार हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। इतनी वेदन क्षमता होती है इसकी, सर्वाधिक इसी की होती है। बाकी पराबैंगनी, एक्स किरण, अवरक्त इनकी नहीं होती इतनी जितनी गामा की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मछली का जैसे एक्वेरियम बोलते हैं, तो यही हो जाएगा। बाकी ये जंगल है, ये आपका नेचुरल होगा, झील भी नेचुरल होगी, तालाब भी नेचुरल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक प्रणाली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह दूधियापन किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? तो ये आपका संबंधित होता है CO2 गैस से। ये प्रयोग है आप जैसे कैल्शियम, आपने सुना होगा बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ये तो बिना बुझा हुआ चूना होता है। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होता है आपका कह सकते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये उसी से संबंधित है। इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे ना तो कैसा हो जाता है? पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जीवाश्म ईंधन इनमें से नहीं है। और शुरुआत का हमने क्वेश्चन शायद इसी प्रकार का किया था। कहाँ है? ये रहा 123 नंबर। देखो यही क्वेश्चन फिर पूछ लिया है इन्होंने, 123 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से पूछ लिया है। तो इनमें से नहीं है वो चूज करना है। तो देखो है वो देख लीजिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है। और इसमें से जो LPG है ये भी हो जाएगी। बाकी जो नहीं होंगी वो होगी तरल हाइड्रोजन जिसे HL बोलते हैं, और एक पॉलीथीन एथिलीन टरथैलिक जिसे PET बोलते हैं, ये 2 नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव ये कक्षा 10th से पूछा है। तो इसमें लाल रंग का है ना, वो कम झुकाव होता है। ये कि आपने ऐसा प्रिज्म सा देखा होगा और इसमें से ऐसे प्रकाश की किरण गुजरती है, ठीक है, यानी एक ही किरण है ये, और ये विभिन्न तरंग रे में चेंज हो जाती है। तो इसमें आपने देखा होगा इस प्रिज्म में से गुजरने के बाद है कुछ रेखा इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर। तो ये है ना, ये विबग्योर है, विबग्योर। तो ये विबग्योर है ना, लास्ट ये सीधी निकल जाती है, ये तो आर होती है, और जो बैगनी वाली होती, सॉरी ब्लू है, सही है ब्लू हो जाएगी, तो ये नीचे रह जाती है। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम ये कह रहा था, देखो ये सर्वाधिक कोण बनाएगी, ये और कम बनाएगी, ये और कम बनाएगी, ये और कम, ये और कम, यानी सबसे ज़्यादा हमें पूछा था कि झुकाव किसका होगा। तो झुकाव पे देखो इसी का होगा, किसका, यहाँ पे ये वाला नीचे की साइड होगा, जो ऊपर तो सीधी जा ही रही है। तो हम ये कहेंगे जो आपकी श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव होता है फिर रेड का होगा, यानी लाल का, क्योंकि इसमें झुकाव कम हो रहा है, सीधा निकल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांटेदार पत्तियों किस प्रकार के पौधा का अभिलाषण गुण होगा? जब भी कांटेदार आ जाए तो ये मरुस्थल की बात कर रहा है। मरुस्थल का मतलब हो जाएगा जैसे कि सही है, मरुस्थल की बात हो रही है। कांटेदार जैसे नागफनी, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, इसमें से बताइएगा कि कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 से, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम मिलाने हैं। इसमें आपको एक तरफ तो वैज्ञानिक नाम, दूसरी तरफ खोज दी गई है। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। वैसे कूट दे रखे हैं, इसे आसानी होती है, जो आप जानते हो उसे लगा लीजिएगा, जिससे पहचानने में आसानी होगी। पहले का तीसरा किसमें है? 3 नंबर और 4 नंबर में। एडवर्ड जेनर ने जैसे कि टीके की खोज की थी। 3 के बाद है आपका 4, तो वो 1 नंबर 4 नंबर ऑप्शन में केवल। फिर उसके बाद है, बाकी बच रहे हैं उन्हें मिला दीजिएगा। लुइस पास्चर ने है एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने है किडवन की खोज की थी। तो इस प्रकार है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है
इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन से जीवधारियों का समूह है जो विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है। अब ये विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का मतलब ये है कि इनमें से आप गलत है वो चूज कीजिएगा। सिंपल सी बात ये है। हम इसमें लॉजिक लगाएंगे अपना। कैसे लगाएंगे आप तो देखिएगा। जैसे घास है, घास खरगोश खा सकता है, हम कह सकते खा सकते हैं। क्यों? खरगोश घास खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। और घास को भेड़िया खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। शेर भेड़िया को खा सकता है, ये बात सही, यानी ये बात सही है। दूसरा देखिए लेक्टन, और इसे इंग्लिश में क्या करें, प्लैंकटन बोल रहा है ये, मैंने भी गलत बोल दिया। प्लैंकटन होगा। प्लैंकटन मतलब होता है जो समुद्री जलीय पादप होते हैं उन्हें। ये कह रहा है कि मानव खा सकते हैं। ये चलो मानव खा भी लेगा, चलो मान लिया, लेकिन मछली मानव को थोड़ी खाएगी। नट्टा ये उल्टा क्रम दे दिया, ये गलत है। यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी घास को जो मृग है यानी हिरण खा सकता है, हिरण को बाघ खा सकता है, और बाघ को गिद्ध खा जाएगा, ये बात सही है। मेंढक को सांप खा सकता है, सांप को उकाब, उकाब को इंग्लिश में ईगल, चील कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्या कर दिया इन्होंने, तो उल्टा क्रम दे दिया यार। चलो फिर लॉजिक एक चीज़ लगाते हैं, इसमें गलत दो हो सकते हैं, पर एक दिमाग लगाइएगा। हम ये कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें स्टेप में ना खाद्य श्रृंखला एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला, इसमें से देखिएगा। जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा, सांप को आपका चील खा जाए, जैसे उकाब कह रहे हैं। तो ये क्रम हो सकता है, ठीक है। बाकी पहला सही था, तीसरा सही था, और चौथा इसलिए सही है क्योंकि उल्टा सीधा क्रम है, लेकिन हालांकि बेटर सही रहा है। लेकिन ये वाला बिल्कुल ही नहीं बेटर है, ये तो उल्टा ही क्रम दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। जल से होने वाले रोग मोस्टली देखो आपको बता दें, डिप्थीरिया नहीं होता है, टिटनेस भी नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन तत्वों के आधार पर बताइएगा, पहचान कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसमें से 3 कथन दे रखे हैं और इनके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पूछा क्या है इसमें से, आगे देख लीजिए। सही है, यही दे रखे हैं इसमें। तो कि आपको है इन्हीं के आधार पर बताना है। जैसे ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा तो ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि, ठीक है। इसके चारों ओर बर्फ का वलय पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये वलय आ गई, इसका मतलब होगा ये शनि होगा। ये सब इससे बड़ा उपग्रह, यानी इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, यानी ये नीचे तौर से शनि की बात हो रही है, ठीक है, जिसे सैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर। एक तरफ तो आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एक तरफ कॉलम फर्स्ट है जो पोषक तत्व हैं, दूसरी तरफ स्रोत हैं। तो आपको मिलान करके बताने, नीचे कूट भी दे रखे हैं। तो आप है एक काम कीजिएगा, क्या करें, कार्बोहाइड्रेट किस में पाई जाती है, हम तो ये मिलान करेंगे, गेहूँ में पाई जाएगी, गेहूँ के अलावा चावल हुए उनमें भी पाई जाती है। कैल्शियम किस में पाई जा सकती है, तो कैल्शियम पाई जाएगी भाई जी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में। नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम तो दूध में पाया जाएगा ना, क्योंकि हम जो दूध पीते हैं तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, यानी ये 2 का 3 हो जाएगा। प्रोटीन, प्रोटीन दाल में हो जाएगी, और आयरन है ये हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए मिलान करके यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपको परत पूछी है वायुमंडल की। तो लगभग दूरी से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोनों की सही, यानी आप ये कि इनकी किलोमीटर की दूरी बताइए, किससे कितनी किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो आप सौरमंडल तो जानते होंगे, ये पहली परत होती है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। फिर दूसरी आती है कौन सी, दूसरी आती है आपकी समताप मंडल, किससे संबंधित हो जाएगी, किलोमीटर में देखें तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये 20 तक तो होगी, तो 20 से ऊपर आएगी, 20 से 60 हो जाएगी। फिर मध्य मंडल है, ये संबंधित हो जाएगा आपका मध्य मंडल देखो 60 तक हो गया, तो फिर 60 से ऊपर चलेंगे, 60 से 120, तो ये मध्य मंडल। बहिर्मंडल हो जाएगा 120 से ऊपर वाला, जो भी 600 तक दे रखा है। इस प्रकार आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही बेटर है। आपको है एक तरफ कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, एक तरफ तो आपको कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं, सेकंड में उनकी भौगोलिक स्थिति बतानी है, ये कहाँ पर स्थित है।
तो देखिएगा नीलगिरी कहाँ पर है, नीलगिरी रिजर्व। इसमें कूट दे रखे हैं क्योंकि कूट से आसानी यूँ होती है कि आपको अगर एक दो मालूम है तो बाकी आप आंसर लगा सकते हैं, इस वजह से। तो इसमें कूट चलो यहाँ तक आ रहे हैं सभी। देखिए आप जो जानते हैं उन्हें लगा लीजिएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नीलगिरी है ये आपके चलो नीलगिरी हमें नहीं पता है, हम जानते हैं सुंदरबन रिजर्व को, ठीक है। तो सुंदरबन रिजर्व है ये आपका संबंधित है आपके पश्चिमी बंगाल से, ठीक है। तो हम इसे मिला देंगे इससे। और एक नंदा देवी है ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसे हम इसे मिला देंगे उत्तराखंड से। अब ये दो देख लीजिए किस में, यानी 2 का 4 किस में है, यानी बी का 4। अगर देखा जाए तो बी का 4 है केवल 3 नंबर ऑप्शन में, बाकी 4 का पहला भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी बचे जैसे नीलगिरी है, हालांकि मुझे मालूम था ये केरल से संबंधित है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ये दे रखा है। जैसे कि तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटक और केरल, इन सभी क्षेत्रों को हम नीलगिरी रिजर्व बोलेंगे, यानी तीनों की सीमा में फैला हुआ है इसलिए। बाकी आपका मन्नार की कहानी है ये बचा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा। जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से 20 द्वीप पाए जाते हैं वहाँ तक की जो फैली हुई कह सकते हैं क्षेत्र है, वो मन्नार की खाड़ी कहलाती है। तो इस प्रकार है इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलोप मृग यानी हिरण अनुपस्थित हो जाए। अगर कोई भी ये क्रम दे रखा है, इसमें से मान लीजिएगा आपका एंटीलोप मृग है, यानी जो खत्म होने की स्थिति में, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस मृग को जो खाने वाला है ना, जो बाघ, इसकी समष्टि में कमी आ जाएगी तथा घास की समष्टि बढ़ जाएगी। ये बात सही है, क्यों, ये 4 नंबर ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें से। अगर मृग है वो घास को खाता है, अगर यही खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब घास को खाने वाले मतलब इसकी घास की जनसंख्या क्या बोले, मात्रा बढ़ जाएगी। और बाकी जो बाघ है ये डिपेंड है मृग पर, अगर ये मृग ही खत्म हो जाएंगे तो निश्चित तौर से जो बाघ हैं उनकी भी कमी आ जाएगी, क्योंकि भोजन पर ये डिपेंड है इसी मृग पर। तो ये समाप्त हो जाएंगे तो ये भी समाप्त हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे बाघ की समष्टि में कमी आ जाएगी और घास की समष्टि बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तरफ तृतीय दिवस दे रखे हैं, आपको मिलान करना है, जो आप जानते हैं उसे लगा दीजिएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं क्या कि 2 फरवरी को आपका विश्व क्या मनाया जाता है, इसमें मनाया जाएगा वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि दिवस। 21 मार्च को आपका मनाया जाता है, हम तो ये जानते हैं पर्यावरण दिवस कहाँ पर है, ये 4 नंबर पर ये मिल जाएगा। 1 दिसंबर को शायद एड्स दिवस मनाते हैं, तो वे 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं। देखो हम जानते हैं, हमने 2 मिला दिए। अब और देखते हैं 1 का 2 किस में है, तो इन तीनों में है। फिर देखिएगा सी का 4 नंबर केवल एक ऑप्शन में, यानी 1 नंबर के में, और इस ठीक है, क्योंकि हमने बाकी 4 नंबर तो इसलिए काट दिया था क्योंकि ई का सेकंड नहीं था इस वजह से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बस केवल 2 का ही मालूम था। जैसे 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च का मतलब होता है विश्व वानिकी, 2 दिसंबर का मतलब होगा भोपाल त्रासदी गैस जो 1984 में हुआ था। तो ये इस प्रकार मिलान होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी कमी और रोग दे रखे हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा होता है, मैंने यही बताया था कूट में, तो आपको जो मालूम है केवल वो लगा दीजिएगा, उसके बाद तो बाकी तो अपने आप सही हो जाएंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, 1 का 2 किस किस में है, केवल 2 ऑप्शनों में, पहले और दूसरे में। आयरन की कमी से है हमें रक्ताल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी, तो बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4। और केवल और भी आगे देखना होगा क्योंकि 2 में भी यही मिल रहा है। फिर देखिएगा कैल्शियम की कमी से हमें हो जाता है हड्डियों कमज़ोर हो जाती हैं, ये 3 मिलेगा, सी का 3 है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बचा है ना आयोडीन की कमी से, उससे हो जाएगा घेंगा रोग जिसे करगंड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर ऐसे आ गया मिलाने वाला। एक तो वैश्विक पर्यावरण समस्याएं दे रखी हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में दे रखी हैं उनके कारण सुमेलित करने हैं और सही कूटों की सहायता से मिलान करना है। जैसे अब मैंने फिर बताया, इन सबको क्या कीजिए, कूटों को याद रखिएगा कि इन्हीं के आधार पर आप आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब इसमें से एक गायब हो रहा है, कोई बात नहीं है, जो है उसी के आधार पर हम पता करेंगे।
4 नंबर में क्या क्या दे रखा है, तीसरा। ठीक है, तो देखो ओजोन परत है ना, तो ओजोन परत को देखिएगा। ठीक है, ओजोन परत संबंधित तो किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी ओजोन परत संबंधित है, ये हो जाएगी CFC और क्लोरीन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन। यानी आपकी ओजोन परत का क्षय हो रहा है, वो 3 नंबर ऑप्शन से हो रहा है इसका मिलान। हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम हरित गृह प्रभाव के लिए हम 2 नंबर सॉरी 1 नंबर पे मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि CO2 की मात्रा चाहिए हमें हरित गृह प्रभाव में। जो कांच के घर होते हैं ना, उसमें सूर्य की किरणें आ जाती हैं पर वो बाहर नहीं जा पाती, यानी वो CO2 की जो भी गैस होती है ना, उसकी तापमान बढ़ा देते हैं। तो हम पहले पे चले जाएंगे, यानी पहले का तीसरा और आपके दूसरे का पहला, यानी पहले का हमने मिला दिया था तीसरा और आपका दूसरा है उसका मिला दिया था पहला। ये तो हमने मिला दिए। अब देख लीजिएगा किस ऑप्शन में पहले का तीसरा है। एक तो 2 नंबर में, 3 नंबर में, चौथे में भी हो सकता है, वह भी देख लेंगे। फिर कह रहा है सेकंड का एक किस में है, इसमें भी है और आपके इस 3 नंबर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, अब वो देखिए अम्लीय वर्षा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब देखो जैव विविधता में कमी होने का रीजन है, 4 नंबर दे रखा है ना, इसका लॉजिक लगाएं तो क्या हो सकता है। अगर जैव विविधता में कमी आ रही है तो इसका मतलब होगा कि जो वनस्पति प्राणी समूह का समाप्त होना, यानी आप कह सकते हैं डी का सेकंड। तो आपका डी का सेकंड देखिए किसमें है, डी का सेकंड। तो 3 नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो बाकी अब इसमें देख लीजिएगा। अब चौथा भी ऑप्शन आ गया, यानी बी का फर्स्ट हो गया था, पहले का हो गया था तीसरा, बी का हो गया था पहला और सी का क्या हो गया है, सी का हो जाएगा, हमने लगाया था अम्लीय वर्षा के लिए हो जाएगा आपका नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन। जैव विविधता का मतलब हो जाएगा कि जो आपके वनस्पति हैं और आपके समूह समाप्त हो जाना। ठीक है, बाकी 2 हमने पहले मिला लिए थे, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। यानी आप इसका मैंने बताया ना, ये क्या है कि स्क्रीन छोटी पड़ रही थी, इसी वजह से ऑप्शन सही दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप खुद से करेंगे ना, जब पेपर हाथ में होगा तो वो आसानी होगी इसे करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड्डी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है क्योंकि इन पौधों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व होंगे। जो हड्डी खाद का मतलब क्या हो गया, तो उसमें तो देखो हड्डी में होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होती है। तो देखो इसमें कैल्शियम तो दे नहीं रखा है लेकिन फॉस्फोरस दे रखा है, तो हम इसी पे जाएंगे। जब भी आप कहते हैं हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, इसी वजह से हमारे दांत, हड्डी ये सभी मजबूत होती हैं। तो इसमें हड्डी खाद का मतलब होगा या तो कैल्शियम होगा उसमें या फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तथा अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। इसे आप बोलेंगे हिंद महासागर है, जो भारत के नीचे की तरफ है वो वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होंगे। तो हम कहेंगे एक तो वनस्पति का विघटन, यही एक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अरे अरे ये इसमें तो कूट भी दे रखे हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं था। तो देखो प्राकृतिक स्रोत क्या होंगे वायु प्रदूषण के, तो ज्वालामुखी विस्फोट होना, जंगल की आग लगना, वनस्पति विघटन होना, बाकी ऑटोमोबाइल का निकास है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे ABC, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नींबू में तो सिट्रस होगा, आंवला में, कच्चे आम में और अंगूर में। ये कह रहा है कि नहीं संबंधित है, तो पहला और दूसरा होगा, ये संबंधित नहीं होगा। इसका पहला और दूसरा ऑप्शन है यही नहीं होगा, बाकी चाहे कच्चे आम में, अंगूर, इनमें पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसमें से 1 और 2 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से जैव विघटनीय बहुलक कौन सा है, यानी वो विघटित हो जाए तो वो हो जाएगा सेलुलोज। ये प्राकृतिक होता है, ये ध्यान रखना। बाकी ऊपर दे रखे ना वो सभी कृत्रिम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 147 नंबर है, आपको एक तरफ तो वायुमंडल की परतें हैं, दूसरी तरफ गुणधर्म दे रखे हैं। अब इसे करने में आसानी होगी क्योंकि है
हमें क्या है कि सभी आपके ये दे रखे हैं और आपको कूट भी दे रखे हैं। और चौमंडल में क्या चीज़ होती है, तो हम कहीं चौमंडल में सारे बादल बनते हैं, जो भी बरसात आंधी तूफान इसी में आते हैं। समता मंडल में क्या होगा, इसमें ओजोन परत की उपस्थिति होती है। ठीक है, इसके अलावा है जो मध्य मंडल होगा, इसमें आपके जो भी आपके उल्कापिंड यहीं पर जलकर नष्ट होते हैं। बाकी बाह्य मंडल का मतलब है जहाँ पर उच्च ऊर्जा युक्त जो अल्ट्रा वायलेट और एक्स किरणें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बताइएगा SO2 का प्रदूषक सबसे उत्तम सूचक कौन सा होता है, तो वो आपकी लाइकेन होगी। ठीक है, यानी SO2 जहाँ पर मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर लाइकेन नहीं पाई जाएगी, और जहाँ पर लाइकेन पाई जा रही है इसका मतलब SO2 वहाँ पर प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो टेडपोल होता है कि कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए, तो वो आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्षोभमंडल और समताप मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। इसके अलावा है आप देख लीजिएगा, अब देख लेते हैं हम जो आपके हिंदी इंग्लिश इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी रीजनिंग और आपके हरियाणा जी के और मैथ। हमने ये क्वेश्चन नहीं किए थे तो अब कर रहे हैं ये वाले हिंदी। इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो इसमें से देखिए जैसे व्यवहार अच्छा व्यवहार होता है तो ये पुल्लिंग होता है। अच्छी आशा होती है ये स्त्रीलिंग हो जाए। अच्छी सुंदरता होती है ये भी स्त्रीलिंग है। मनुहारिणी, ये मन को हरण करने वाली यानी कह सकते हैं, तो ये भी अच्छी मनुहारिणी होगी, तो इसका मतलब ये तीनों स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग होगा अच्छा व्यवहार। अच्छा अच्छी के थ्रू आप पहचान सकते हैं इसे। इसमें से कौन सा है शब्द युग्म सही है, जैसे अम्बुज और अम्बुद। देखो अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है वाग में कौन सी संधि होगी, इसे बोलते हैं वाग प्लस मैं, तो ये कौन सी संधि होगी, ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ये पंचम वर्ण में हो जाता है जब माँ आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 नंबर सही। ये बताया वो शुद्ध कौन सा शब्द है इसमें से, यानी वादन की दृष्टि से सही कौन सा है, तो देखो सौहार्द सही नहीं है, इसके ऊपर आएगा तो ये गलत है। अतिशयोक्ति नहीं होते, अतिशयोक्ति होता है, ये भी गलत है। ये तदुपरांत नहीं हुआ, तदुपरांत होगा, ये भी गलत है। तो आजीविका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। देखो देखो इसमें देखो लॉजिक लगाना होगा। पिताजी है बहुत देर से टहल रहे हैं, क्या टहल रहे हैं, इसका कोई भी निकल के वो नहीं आ रहा है, यानी क्रिया तो दे रखी है लेकिन इसमें कर्म नहीं है कोई। पिताजी टहल रहे हैं, क्या टहल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है, तो ये अकर्मक है, यानी इसमें कर्म नहीं है, कर्म अनुपस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द यानी शुद्ध वाक्य है बताइएगा, जैसे असत्य बोलना उसकी आदत है, तो असत्य बोलना उसकी आदत है, तो इसमें से शुद्ध बताना था ना। तो देखते हैं, देखो इसमें लॉजिक लगाएंगे। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, देखो गलत और फिर नहीं, ये दोनों नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये होगा, ये फल को काट कर बच्चों को खिलाओ, इस प्रकार का होगा, ये गलत सेंटेंस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन है तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस सही है। बाकी असत्य बोलना उसकी आदत है, हो सकता है इसमें से ये उसकी है या ये गलत हो सकता है, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से उपसर्ग नहीं जुड़ा है वो बताइएगा। उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे, तो इसमें वी जुड़ रहा है ना, वी प्लस नम्रता, सु प्लस अच्छ, इसमें यण संधि हो जाएगी। देखो इसमें कु प्लस संग, देखो एक सेकंड,
एक सेकंड रुकना, क्या रुकना, देखो सु प्लस अच्छ हो जाएगा यहाँ पे, तो सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कुलीन का मतलब हो जाएगा कु यानी बुरा लीन, ठीक है। कुसंग का मतलब हो जाएगा कु यानी बुरा संग या बुरी संगति। तो इनमें तो सभी में आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि विनम्रता है ये मूल शब्द है, एक तरह से कह सकते हैं, यानी ये आपके इसमें उपसर्ग नहीं होगा, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। गलत बता दिया यार, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वी और नम्रता, तो इसमें तो है सु प्लस अच्छ हमने कर लिया, इसमें भी है कोसंग में, लेकिन ध्यान रखना ये कुलीन है ना, ये मूल शब्द है, ठीक है। माफी चाहूँगा उसके लिए जो पहले मैंने गलत बता दिया था, यही राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आप ओष्ठ नहीं है यानी जो उच्चारण स्थान जिनका ओष्ठ नहीं है वो बताना है। देखो उ ओष्ठ होगा, व वकार दंतोष्टम, तो ये हो जाएगा, ये भी व हो जाएगा, लेकिन ये नासिका होती है, जो पंचम वर्ण होते हैं ना उनका उच्चारण स्थान नासिक होता है, यानी नाक के स्वर से बोले जाते हैं, जैसे अनुस्वार बोलते हैं, तो निश्चित तौर से नासिक हो जाएगा, इसका 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा ओष्ठ से संबंधित। बाकी आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है, क्या बताना है कि जो जंगल की अग्नि होती है उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, तो हम उसे कहेंगे दावाग्नि, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से और भी हम जानते हैं, जैसे जठराग्नि का मतलब पेट की आग, ठीक है। बाकी हमें इसका मालूम नहीं 2 ऑप्शनों का। मधुरमा शब्द का प्रत्यय जुड़ा हुआ है मधुरमा में, यानी पीछे की साइड, तो मधुर शब्द है, बोलिए ध्यान रखो। इस मधुर में आप क्या लगाएंगे, इमा हो मधुरमा बन जाए, तो हम कहेंगे इसमें लगा दीजिएगा आप है इमा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वज्र देह में कौन सा समास है, यानी वज्र रूपी देह वज्र रूपी शरीर बोल सकते हैं, तो ये कर्मधार हो जाएगा, क्योंकि विशेष विशेषण है इसमें से, यानी वज्र देह वज्र रूपी देह, तो इसका मतलब यहाँ विशेषता बता रहा है, इस वजह से कर्मधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरे ये विस्मयाद बोधक वाक्य है, तो इसमें अव्यय अंकित कीजिए कौन सा है इसमें से। जरा इधर आओ, अरे जरा इधर आओ, अरे जरा इधर तो आओ, ठीक है। इसमें अव्यय क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विस्मयाद बोधक, क्योंकि इसमें विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है पिताजी बहुत देर से टहल रहे, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। आक्रामक, इसमें क्या हो जाएगी आक्रामक क्रिया, ये 35 नंबर है यार, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हम करेंगे 43 नंबर। अब के लिए को किस कारक चिन्ह से संबंधित है, तो संबंधित हो जाएंगे संप्रदान के लिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसे हम बोलेंगे कवयित्री, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, इसका मतलब वो तत्सम होगा, तो तत्सम इसमें से पुत्र होगा, बाकी ये सभी आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है इंग्लिश से संबंधित आपके, इसमें से 15 क्वेश्चन होंगे, तो आप देखते जाइएगा। हेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हेट मान नफरत करना, इसका पर्यायवाची क्या होगा, डिसलाइक हो जाएगा। इसमें से करेक्ट प्रपोजिशन बताना है, द बॉय फेल फिल इन द ब्लैंक्स, द वेल फिल इन द ब्लैंक्स 10 o'clock, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि द बॉय फेल इनटू, इसमें भी दे रखा इनटू, ठीक है, इनटू द वेल एट कितने बजे, 10 o'clock, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है आपको, एक आपको प्योम दे रखी है, इसमें से आपको एक कोई प्योम लिखी गई है, इसमें अंडरलाइन करके पूछा है ये क्या चीज़ें हैं। हरीश है एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाम है किसी का, तो ये सभी में नाउन है। हिमसेल्फ क्या है फिर, तो हम कहेंगे हिमसेल्फ है ना, ये प्रोनाउन है, इसे ही इंडिकेट करने के लिए उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री फार की क्या होगी, फॉरेस्ट हो जाएगी। कहाँ पे है फॉरेस्ट, हाँ ये फॉरेस्ट तो है नहीं, फार तो हेस्ट है, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर लगाना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें यंग वन ऑफ बियर एज, यानी ए यंग वन ऑफ बियर एज, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे कब।
अब 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से आपको वर्ब है वो करेक्ट वर्ब बताइए क्या आएगी। हम कहेंगे व्हाट डिड यू डू विद दिस निप, नाइफ बोलते हैं यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा। इसमें बताना है आपको जो अंडरलाइन किया गया है ये किस प्रकार का क्या है, यानी ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये आपकी ये सौर मतलब होता है खट्टापन, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी विशेषता बता रहा है किसकी, मिल्क की, यानी वो खट्टा हो चुका था इस वजह से। बाकी आपको कूल का एंटोनिम बताना है तो ये हो जाएगा हॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है आपको जो स्पेलिंग सही है वो वर्ण बताइएगा, इसमें से वो हो जाएगा बेंगलो, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से इनकरेक्ट हुआ है वो चीज़ बताइएगा कौन सी है इसमें से, तो वो हो जाएगी आपकी एक क्विट है ना, ये गलत हो जाएगा, एक वाइट, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है आपको क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें तो आप थे आर्टिकल बताइए आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा तो कौन सा आएगा। इसमें से एन, तो एन लिखी जाते ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है AEIOU के अकॉर्डिंग, तो एन आएगा। सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट हेयर एज, तो हम कहेंगे स्वीट यहाँ पे मीठा गाना, यानी ये मतलब मिठास जैसा गाना है, तो वो एडजेक्टिव भी हो जाएगा एक तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है, इसमें वन वर्ड पूछा है आपको, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, इसके पिताजी मर चुके हों, यानी पेरेंट्स मर चुके हों, यही तो कह रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्फन बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको ग्रामेटिकली आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, जो आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं। जॉन हैज बीन लिविंग इन द इजिप्ट सिंस 1942 या 1990 या 1942, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आपको मैच करने हैं और मैच के लिए आपको कोड भी दे रखे हैं। डक का यानी एस का हो जाएगा ब्री हो जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, क्या सही है, सही है, इसका ब्री हो जाएगा। और आपका जो डक है, डक इसका हो जाएगा क्वेक। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाई का हो जाएगा आपका कह सकते हैं हम, और बाकी बी का हो जाएगा पोच। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब तक हमने ये 60 क्वेश्चन कर लिए, अगला देख लेते हैं। इस मैथ के क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, इसमें टाइम लगेगा, जो आपके संबंधित होंगे हरियाणा जीके के एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे हैं, इन्हें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं उन्हें क्योंकि इनमें लगता है समय, जो हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन बने हैं वो देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला जैसे मोरनी हिल्स अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके पंचकुला जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी की गई थी एक सेकंड, हमने 81 नंबर किया था, इसमें मैंने राइट आंसर क्या बताया था, पंचकुला, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है क्या, नहीं है, 80 पे से 81 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसकी स्थापना की गई थी आपकी वर्ष 2017 में, यानी किसकी, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, GMDA, यानी GMDA इसकी यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। यानी निम्नलिखित में से मंदिर कौन सा कैथल में स्थित है, यानी कैथल में कौन सा मंदिर स्थित है, वो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में इन कथनों को पढ़िएगा और जो सही है गलत है यानी में से सही कोड बताइएगा कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, ये बात सही है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति है हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये भी बात सही है, यानी इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी वो किससे संबंधित है, वो राव
तुला राम से संबंधित हो जाएगा। परिवार पहचान पत्र के बारे में कौन कौन से इसमें से सही कूट है, इसमें से 2 ही कूट दे रखे हैं, जो संबंधित हैं वो बताने हैं। ये कह रहा है कि योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया गया है। तो ये बात सही है। समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्ति या सब्सिडी परिवार है पहचान पत्र से जुड़ेंगे, ये भी बात सही है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उस टाइम पे वर्तमान में पूछा गया था, तब इसके विजय वर्धन थे। नेक्स्ट है कि हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये उसी टाइम की करंट का था, तब थे धनपाल सिंह। नेक्स्ट है कि खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है? तो ये संबंधित हो जाएगा शादी के अवसर पर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन की फार्म कहाँ पर है? ये संबंधित हो जाएगा आपके हिसार में। अब आपके मैथ के क्वेश्चन बच रहे हैं और रीजनिंग और आपके मैथ रीजनिंग, और ये कह सकते हैं 40 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं आपके मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी आपके 50 क्वेश्चन बच रहे हैं अब भी। इन्हें कर लेंगे बाद में, क्योंकि ये 1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। बाकी आधे घंटा या 45 मिनट में बाकी क्वेश्चनों को हम कल के पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।